आज हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र इकाई 5 सतह रसायन से हम लेंगे कोलाइडी विलयन के गुणों के बारे में और उसके बनाने की विधियों के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कोलाइडी निकायों का निर्माण। तो कोलाइडी जो तंत्र है या कोलाइडी विलयन है, उसको बनाने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार की विधियां का उपयोग करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि विलयन को 3 वर्गों में बांटा गया है: वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो जो वास्तविक विलयन है उसमें जो कण के आकार जो होते हैं वो बहुत ही कम, 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन में कणों का आकार जो है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक होता है, जबकि निलंबन में कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक का होता है। तो कोलाइडी विलयन के आकार में बदलने के लिए यदि हम निलंबन जैसे पदार्थों से और वास्तविक विलयन जैसे पदार्थों से लेकर बनाते हैं, तो इसलिए इसके 2 प्रकार की विधि होती है। एक होता है परिक्षेपण विधि, ये आपका देख रहे हैं परिक्षेपण विधि, और दूसरा होता है संघनन विधि। तो परिक्षेपण विधि, परिक्षेपण का मतलब होता है तोड़ना। जैसे कण के आकार, जो परीक्षित प्रावस्था है उसे कण के आकार यदि बड़े हैं तो उसको बड़े कण को इस प्रकार से तोड़ा जाता है कि ताकि वो कोलाइडी विलयन के कणों के रेंज में आ जाता है। तो इस प्रकार से बड़े कण को तोड़कर हम छोटे कण के रूप में कोलाइडी विलयन में प्राप्त करने के विधि का उपयोग करते हैं। और इसके आगे हम देखेंगे 4 प्रकार की विधि होती है। दूसरा होता है संघनन द्वारा। संघनन में क्या होता है, जैसे छोटे अणु होते हैं, जैसे वास्तविक विलयन होते हैं, उसमें जो कण का आकार बहुत छोटा होता है, उसको यदि हजारों लाखों कणों को यदि हम एक साथ जोड़ दें तो उसका जो आकार होता है वह वास्तविक विलयन के आकार से बढ़कर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की विधि को हम क्या कहते हैं, संघनन विधि द्वारा कोलाइडी विलयन में प्राप्त करना। तो इसके लिए यहाँ पर हम परिक्षेपण विधि, जैसे मैं बताया कि 4 प्रकार का होता है, तो उस 4 प्रकार में पहला जो है ब्रीडिंग आर्क विधि होता है। तो ब्रीडिंग आर्क विधि में क्या होता है, जैसे हम जानते हैं सोना, चांदी, तांबा ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो आसानी से जल में नहीं घुलते। इसको हम बोलते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। तो ऐसे विलयनों का यदि हमें साल बनाना होता है, ऐसे पदार्थों, ठोस पदार्थों का साल बनाना होता है, तो हम जानते हैं सोना, चांदी, तांबा जो होता है ये जल में नहीं घुलता, लेकिन उसको क्या करते हैं, एक उपकरण होता है जिसको बोलते हैं ब्रीडिंग आर्क विधि। तो उस ब्रीडिंग आर्क विधि में दोहरे पात्र की इस प्रकार से दीवार की 2 बर्तन होती हैं। एक बर्तन ये है और इसके एक दूसरा बर्तन होता है, ये दूसरा बर्तन है, और इन दोनों बर्तनों के बीच में बर्फ के टुकड़े भर देते हैं। ये जो बर्फ के टुकड़े भरे रहते हैं ये है बर्फ। बर्फ का मतलब ये होता है इसको ठंडा रखना, अत्यंत ठंडा रखना। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें विलायक भर देते हैं। विलायक जिसमें हमें कोलाइडी सॉल्यूशन को बनाना होता है उसको यहाँ भर देते हैं। जैसे जल हो सकता है, विलायक के रूप में जल भर देंगे। और उसके बाद जिस धातु का हमें साल बनाना होता है उसके हम 2 राड लेते हैं। एक राड ये है और दूसरा राड ये होता है। ये 2 राड हैं, इनके बीच में मामूली सा जगह होता है और इसके द्वारा हम हाई वोल्ट का विद्युत भेजते हैं। इसके द्वारा हम हाई वोल्ट का विद्युत भेजते हैं। उस विद्युत के कारण इन दोनों भाग में, इन दोनों जो
इलेक्ट्रोड हैं, इसके बीच में इतना गर्म हो जाता है कि उसमें जो धातु होते हैं वो पिघल जाते हैं और पिघल कर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उसके जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं। और ये जो है यहाँ पर पिघल कर छोटे छोटे टुकड़े में ये जल में बिखर जाते हैं और इस प्रकार से ये जो है कोलाइडी जो विलियम है वो प्राप्त हो जाता है, कोलाइडी साल प्राप्त हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। तो इस प्रकार के सोने हैं, चांदी है, इनके कोलाइडी साल प्राप्त होते हैं। इन कोलाइडी सालों का यूज होता है मतलब मेडिसिन में होता है, जहाँ पर कई प्रकार के जो मेडिसिन बनाए जाते हैं उस मेडिसिन में इस प्रकार के साल का उपयोग करके इस विधि द्वारा हम सोने चांदी का अर्क बनाते हैं। उसके बाद होता है दूसरा है पेप्टीकरण। पेप्टीकरण का मतलब होता है जैसे बड़े अणु होते हैं, उस बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए पेप्टीकरण में जैसा हम समझें कि जो उसमें जो कण के आकार हैं, जो परिचित प्रावस्था होती हैं, उसका कण का आकार बड़ा होता है और उसमें ऐसे पदार्थ मिला देते हैं ताकि उसका कण का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं। तो पेप्टीकरण में जैसे मानकर कर सकते हैं कि जो आयरन हाइड्रोक्साइड है, तो आयरन हाइड्रोक्साइड जो होता है, आयरन हाइड्रोक्साइड का एक जो अवक्षेप होता है, उस अवक्षेप में, आयरन हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप में गर्म अवस्था पर यदि हम जल मिला देते हैं, तो जल मिलाते हैं, या ये कह सकते हैं फेरिक क्लोराइड होता है, ये ले सकते हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो फेरिक क्लोराइड के अवक्षेप में, गर्म अवक्षेप में या ताजे अवक्षेप में यदि हम जल मिला देते हैं, गर्म जल मिलाते हैं धीरे धीरे और इसको क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं, तो फेरिक क्लोराइड के गर्म अवक्षेप पर यदि हम गर्म जल मिला दें तो मिलाने पर ये बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड और क्या हो जाएगा, FeHCl। और इस प्रकार से इसका जो अवक्षेप होता है वो आपके जल में घुल जाता है और ये बना लेता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं पेप्टीकरण। उसके बाद होता है आंतरिकी विधि। तो आंतरिकी विधि में क्या होता है, जिस प्रकार से हम गेहूं को आटा बनाने के लिए क्या करते हैं, आटे चक्की में पिसाते हैं और आटे का आकार बहुत छोटा हो जाता है, तो उसी प्रकार से मतलब बड़े अणु जो वाले होते हैं उसको 2 पार्ट वाले मिलों में पीस कर उसको बारीक किया जाता है ताकि वो उसका रेंज जो है, उसका कण का आकार जो है वो कोलाइडी विलयन के आकार के रूप में बदल जाता है और उस प्रकार के जो है कोलाइडी अवस्था बनते हैं। इसको हम बोलते हैं यांत्रिकी विधि। उसके बाद होता है चौथा विधि होता है अल्ट्रासोनिक कंपन उत्पन्न करके। तो अल्ट्रासोनिक कंपन उत्पन्न करके जो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न किया जाता है और उस वाइब्रेशन में जो बड़े अणु होते हैं उसके कंपन के कारण उसके अणु छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं और इस प्रकार के जो है कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, तंत्र बना लेते हैं। तो इस प्रकार के आपने देखा कि जो है कोलाइडी विलयन बनाने की ये जो है 4 प्रकार की विधि होती है जो बड़े आकार को छोटे आकार में परिवर्तित करता है। अब दूसरा लेते हैं, दूसरा है संघनन विधि। तो संघनन विधि में क्या होता है, इसमें जो विलयन में H2S गैस प्रवहित करते हैं। ये किप्स उपकरण होता है, इस किप्स उपकरण के माध्यम से H2S गैस प्रवहित करते हैं। तो ये जो है आर्सेनिक सल्फाइड के चमकीले पीले रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आर्सेनिक सल्फाइड के चमकीले
पीले रंग के अवक्षेप प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार अन्य विधि होती हैं, जैसे मान लिया आपका सल्फर है और फास्फोरस है। सल्फर और फास्फोरस को एथिल अल्कोहल में घोलने पर ये घुल जाता है, घुलनशील है, घुलनशील है। लेकिन जल के साथ अल्प विलय होता है, अल्प विलय होता है। इस अल्प विलय होने के कारण जैसे मान लिया आपका, जैसे उसमें जल डालते हैं तुरंत सफेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, कोलाइडी अवस्था में बदल जाता है। तो इस प्रकार के जो विधि होते हैं, इसमें बड़े छोटे छोटे अणु जो है संघनित होकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, और ये होता है, इसमें संघनन कहलाता है। अब इसके बाद आता है कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण। तो कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण में जो कोलाइड विलयन होते हैं उसका शुद्ध होना अति आवश्यक होता है। यदि वो शुद्ध नहीं है तो कोलाइडी जो विलयन है उसके कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं या मिलते हैं। तो कोलाइडी विलयन में कैसे उसमें अशुद्धि होती है? तो कोलाइडी विलयन जो होते हैं उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थों के जो आयन होते हैं वे अशुद्ध रूप में होते हैं। जैसे जिस प्रकार से मानव शरीर के लिए खून जो है अति आवश्यक होता है, और उस खून में जैसे हम कोई भी जो हम खाते हैं उसमें कई प्रकार के विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, अन्य अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, और वो जो है पचन के द्वारा खून में जाकर वो घुल जाता है। और हम जानते हैं खून जो है एक कोलाइडी विलयन होता है। तो कोलाइडी विलयन जो होता है वो मान लीजिए इस प्रकार से विद्युत अपघट्य पदार्थ या अवशिष्ट पदार्थ ब्लड में घुल गया, तो ब्लड जो है कार्य करने की क्षमता घट जाती है, ऑक्सीजन जो अवशोषित करने की क्षमता घट जाती है, कई प्रकार के उसमें परेशानी आती है। और इसका जो उपयोग होता है, हमारा जो लीवर क्या काम करता है, उस ब्लड को शुद्ध करके अलग कर देता है और अशुद्धियों को मल मूत्र के द्वारा वो अलग भेज देता है, रास्ते से भेज देता है। और इस प्रकार से हमारा जो किडनी का कार्य होता है ब्लड को शुद्ध करता है। उसी प्रकार कोलाइडी विलयन जो होते हैं, उस कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने का यहाँ पर दो प्रकार की विधि बताए गए हैं। एक है विधि है जिसको हम डायलिसिस कहते हैं, ये सामान्य डायलिसिस होता है। उस डायलिसिस में जिस कोलाइडी का हमें शुद्धकरण करना होता है उसको एक पर्चमेंट पेपर में भर देते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए ये दोहरी दीवार है जिसके भीतर ये डैश दर्शाया गया है, ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। तो ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होता है ये क्या करता है, जो कोलाइडी विलयन में जो विद्युत अपघट्य पदार्थ जो रहते हैं अत्यधिक मात्रा में जैसे रहते हैं, वो क्या जाते हैं, वो पर्चमेंट पेपर या अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके जल में घुल जाते हैं। और यहाँ से कोलाइडी विलयन, यहाँ पर कोलाइडी विलयन देखिए, इसको कोलाइडी विलयन को किसी के द्वारा बांधकर जल में लटका दिया गया है, और एक तरफ से जल आ रहा है, यहाँ पर जल जो है इसमें आ रहा है और अशुद्ध जल जो है यहाँ से निकल जा रहा है। तो कोलाइडी जो विलयन है उसको एक पर्चमेंट पेपर में पोटली बांधकर या कोई भी माध्यम से उसको लटका दिया गया है, और ये टब है जिसमें जल भरा हुआ है। अब इसमें जल आते रहता है धीरे धीरे, और जो है जल जो है अशुद्ध जल जो है यहाँ से निकल जाता है यहाँ से। तो जो पर्चमेंट पेपर से बाहर होकर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ इसमें जल में घुल जाते हैं, और हमारा यहाँ पर भीतर में शुद्ध कोलाइड विलयन प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये जो विधि है ये कहलाता है डायलिसिस या अपोहन। तो यदि हम विद्युत डायलिसिस कराना होता है
ये क्रिया कई घंटों कई दिनों तक चलती है। यदि इसको क्रिया को शीघ्र कराना होता है तो इसमें क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रोड यहाँ लगा देंगे, प्लस आवेश एनोड बना देंगे और 1 इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा देंगे और ये है माइनस आवेश यानी कि 1 कैथोड बना देंगे। अब एनोड और कैथोड के द्वारा जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जो कोलाइडिंग विलयन में जो पदार्थ घुले हुए हैं, विद्युत अवर्ण पदार्थ घुले हुए हैं, उनको ये तेजी से खींच लेता है और तेज खींचने से ये क्रिया जो है बहुत जल्दी शीघ्र संपन्न हो जाती है और इस प्रकार से हमारा जो कोलाइडिंग जो विलयन होते हैं वो शुद्ध हो जाता है। दूसरा जो विधि है ये है ये कहलाता है विद्युत कण संचलन। ये यू आकार की नली देख रहे हैं, यू आकार की एक नली होती है। इस नली में 2 कारक हैं, 2 इलेक्ट्रोड हैं, इलेक्ट्रोड प्लेटिनम क्या कोई हो सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रोडों पर विद्युत धारा प्रयोग करते हैं। ये आपका ये एनोड है जिसको हम प्लस आवेश के रूप में लिखते हैं, एनोड, और ये होता है कैथोड। अब मान लीजिए यहाँ पर जैसे हम एक कोलाइड है जिसका हमें शुद्धिकरण करना है, तो उस कोलाइड को शुद्धिकरण करने के लिए जैसे मान लीजिए आपका इसमें है, ये है आर्सेनिक सल्फाइड H2S3। तो ये जो कोलाइड होते हैं ये ऋणात्मक कोलाइड होते हैं। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपका आयरन हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये आपके धनात्मक कोलाइड होते हैं और ये ऋणात्मक कोलाइड है। तो ये जो मान लीजिए आपका इसमें आर्सेनिक सल्फाइड इसमें भर देते हैं और जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो ये कोलाइड होते हैं, ये जो कोलाइड देख रहे हैं आर्सेनिक सल्फाइड, वो धन प्लेट की ओर मुड़ते हैं, मतलब इस प्लेट की ओर मुड़ेंगे, ठीक है। और इसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं जो धनात्मक होते हैं वो इस प्लेट की ओर मुड़ जाते हैं। ये आपका धनात्मक आयन जो अशुद्धि ग्रुप में और शुद्ध कोलाइड जो है यहाँ पर ये जम जाता है। और इस प्रकार के जो विद्युत कण संचलन के माध्यम से भी हम किसी भी कोलाइड का शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो ये तो है कोलाइडिंग विलयनों का शुद्धिकरण। तो जो कोई भी कोलाइड है उसका शुद्ध होना अति आवश्यक है, इसलिए इसको करने की आवश्यकता पड़ती है। अब अगला है कोलाइडिंग विलयनों या कोलाइड तंत्रों के या कोलाइड निकायों के गुण। तो कोलाइड जो तंत्र है या कोलाइड विलयन है उसमें एक विशेष प्रकार का सामान्य गुण से अलग होता है और इसलिए वहाँ पर उसकी अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। तो उस कड़ी में हम लेते हैं कोलाइड विलयन के गुण में एक हम लेते हैं ब्राउनी गति। जो ब्राउनी गति, ये जो ब्राउनी गति होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने, अंग्रेजी वनस्पति शास्त्र है रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में जल में पुष्प के पराग कण को लेकर एक निलंबन तैयार किया और उस निलंबन में उन्होंने अध्ययन किया और उस अध्ययन करने से उन्होंने एक उसमें गति उन्होंने देखी और उस गति को उन्होंने एक कोलाइड विलयन में उन्होंने उस गति को देखा तो पाया कि कोलाइड विलयन में जो परिक्षेपण माध्यम जो रहते हैं और परिक्षिप्त प्रवस्था रहते हैं उसमें क्या होता है, अणुओं का जो बम्बार्डमेंट मतलब गतिशील होते हैं और ये जो गति होते हैं उनकी गति जिग जैग गति होती है। और ये जिग जैग गति मतलब जो अणु आपस में टकराने पर उसकी दिशा बदल जाती है और इस प्रकार से ये टकराते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ये गति
जो होता है उस गति को उन्होंने नाम दिया ब्राउनी गति। जैसे आप चित्र देख रहे हैं, ये ब्राउनी गति है। मान लीजिए कोई अणु है, यहाँ दूसरे अणु से टकराया, फिर यहाँ से टकरा कर यहाँ तीसरे से टकराया, चौथे से, इस प्रकार से टकराता है और टकराने के बाद इसकी गति की दिशा बदल जाती है और ये जो दिशा होती है वो बदलती रहती है। और इस प्रकार के ये देखने को आता है कि इसकी जो गति करने की जो दिशा होती है वो एक सरल रेखा होता है और इस प्रकार से ये जो है इसका रेंडमनेस या बेतरतीबी या ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से जिग-जैग जो गति करती है ये कहलाता है ब्राउनी गति। और ये ब्राउनी गति जो है एक गुण होता है कोलाइडी विलियनो का। दूसरा होता है कोलाइडी विलियनो का लक्षण। तो कोलाइडी विलियनो का लक्षण, ये लक्षण जिगमांडी ने देखा। अब लक्षण क्या है, कोलाइडी विलियन का लक्षण क्या है? तो कोलाइडी विलियन का लक्षण जो कहते हैं, हम ये मान लिया आपका जो द्रव विरोधी कोलाइड जैसे बनाया जाता है, जैसे मान लिया आपका अभी स्वर्ण कोलाइड हमने बनाया, तो स्वर्ण कोलाइड बनाने के लिए क्या किया, स्वर्ण के 2 राड लिए और उस राड को जल में डुबो दिए और उस पर विद्युत धारा प्रवाहित किए और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, कण है, परमाणु है, ये टूटकर जल में बिखर गए। और जल में बिखरने के बाद जब वो जो कोलाइडी विलियन प्राप्त हुआ, वो कोलाइडी विलियन स्थायी नहीं होता, अस्थायी रहता है और अस्थायी होने के कारण वो नीचे बढ़ जाते हैं। तो उसमें एक ऐसा पदार्थ मिलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं रक्षित कोलाइड। तो ऐसा कोलाइड जिसको हम बोल सकते हैं, ये जो कोलाइड होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं। जैसे होता है जिलेटिन है, एल्बुमिन है, अंडे का जो एल्बुमिन होता है, स्टार्च है, गोंद है, अरबी गोंद है। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो रक्षित कोलाइड होते हैं और उस रक्षित कोलाइड की उसमें कुछ मात्रा डाल दी जाती है। तो उसको डालने से क्या हो जाता है कि जो परिक्षित प्रावस्था होता है उसके चारों तरफ एक आवरण बन जाता है और ये आवरण जो है माध्यम के संपर्क में, मतलब एक अणु दूसरे अणु के संपर्क में नहीं आ पाता और वो दूर दूर रहते हैं और इस प्रकार से वो आपस में नहीं मिल पाते और वो आपके नीचे नहीं बैठ पाते। तो उन्होंने जिगमांडी ने एक नियम दिया और उन्होंने नियम यह है कि 10 ml यदि स्वर्ण कोलाइड है, स्वर्ण कोलाइड का 10 ml स्वर्ण कोलाइड, तो 10 ml स्वर्ण कोलाइड में 1 ml NaCl जो 10% का घोल है। 10% का मतलब 90 भाग जल है और 10 भाग नमक है। 10 भाग नमक है और 90 भाग जल है। इसके जो मिश्रण है, मतलब नमक का घोल जिसको बोल सकते हैं, नमक का घोल का हम 1 ml लें, नमक का घोल को हम 1 ml लें और स्वर्ण क्लोराइड का 10 ml में मिला दें तो उसका स्कंदन हो जाता है। स्कंदन का मतलब उसके जो अणु होते हैं वो आपके अवक्षेपित हो जाते हैं और बहुत सारे अणु, हजारों अणु मिलकर एक बड़े अणु बना लेते हैं और उसका जैसे अवक्षेपण होता है उसका जो कलर है वो बदल जाता है। मान लीजिए आपका इसका जो पहले कलर था ये आपका पीले रंग का था, अब जब से इसको मिलाते हैं, थोड़ी सी मात्रा मिलाए तो उसका कलर जो है आपका ऑरेंज आ गया और ज़्यादा मिलाए तो लाल हो गया। तो इस प्रकार से इसमें जो कलर जो है वो परिवर्तित हो जाता है। तो कलर से परिवर्तित से हम उसका स्कंदन के पता करते हैं और उस स्कंदन को रोकने के लिए जो उसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया जाता है वो द्रव स्नेही कोलाइड को ही हम रक्षित कोलाइड या कोलाइड विलयनों का रक्षण कहते हैं। जैसे फिर से बताऊं, जिलेटिन होता है, स्टार्च होता है, एल्बुमिन होता है,
तो ये जो पदार्थ होते हैं ये द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं और इस प्रकार से ये आपका कोलाइड विलयन का लक्षण होता है। अब इसके बाद स्वर्ण संख्या, तो स्वर्ण संख्या हम यहीं से भी समझ सकते हैं स्वर्ण संख्या क्या होता है। तो स्वर्ण संख्या का मतलब होता है 10 ml स्वर्ण कोलाइड में 1 ml सोडियम क्लोराइड का 10% घोल को डाल दें तो उसका स्कंदन हो जाता है। उसको रोकने के लिए यदि हम जिलेटिन एल्बुमिन जो पदार्थ होते हैं वो डालने पर उसका स्कंदन को रोक देता है तो वह उसकी स्वर्ण संख्या होती है। जिसकी स्वर्ण संख्या अधिक है, जिसकी स्वर्ण संख्या अधिक है उसका रक्षण संख्या या रक्षण शक्ति कम होता है, जस्ट अपोजिट है। इसका मतलब यह हुआ, मान लीजिए कोई पदार्थ को ज्यादा डालेंगे तो उसका रक्षा हो रहा है तो हम कहेंगे वो कमजोर रक्षण है उसका। यदि हम थोड़ी सी मात्रा डाल दें और उसका रक्षण हो जाता है तो हम कहेंगे ये स्ट्रांग है। तो इस प्रकार से जिसका स्वर्ण संख्या कम होता है ऐसे पदार्थों का कोलाइडी रक्षण की क्षमता अधिक होता है और ये होता है स्वर्ण संख्या। और स्वर्ण संख्या से ही ये बना है रक्षी कोलाइड, इसलिए मिलता जुलता है। तो हार्डी-सुलज़ेन ने उसमें एक नियम दिया और उसको हम हार्डी-सुलज़ेन का नियम भी कहते हैं। ये सभी 2-2 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। अब इसमें जो है हार्डी-सुलज़ेन का नियम क्या कहता है? हार्डी-सुलज़ेन का नियम कहता है कि जो कोई कोलाइड होते हैं वह तो धनात्मक कोलाइड होते हैं, ऋणात्मक कोलाइड होते हैं। तो जैसे मान लिया आपका आर्सेनिक सल्फाइड का कोलाइड है, ये H2S3, ये H2S3 ये ऋणात्मक कोलाइड होते हैं, ऋणात्मक कोलाइड है। इस ऋणात्मक कोलाइड में यदि हम धन आवेशित पदार्थ मिला देते हैं तो धन आवेशित में जैसे मान लिया आपका है एल्युमिनियम है जिसमें 3+ होता है, कैल्शियम होता है 2+ है और इस प्रकार से सोडियम है ये 1+ होता है। तो इसका जो ये कह सकते हैं स्कंदन क्षमता सबसे अधिक इसका होता है एल्युमिनियम का, उससे कम होता है कैल्शियम का और सबसे कम होता है सोडियम का। ये कहलाता है हार्डी-सुलज़ेन का नियम। उन्होंने बताया कि किसी भी विद्युत अपघट पदार्थ में जितने ज्यादा उसमें आयन होंगे उतने ज्यादा जो कोलाइडी विलयन को प्रभावित करेगा और इस प्रकार से उसकी जो ऋणात्मक कोलाइड में यदि हम धनात्मक कोलाइड मिला देते इस प्रकार से मिलाते हैं तो ये उसका स्कंदन जो होता है उसको करता है। उसी प्रकार से मान लिया आपका धनात्मक कोलाइड है, जैसे मान लेते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड ले लें, ये आयरन हाइड्रोक्साइड ये होता है धनात्मक कोलाइड है। उसमें जैसे ऋणात्मक पदार्थ मिलाते हैं जैसे फास्फेट है PO4 3-, सल्फेट है 2-, क्लोराइड है 1-। अब इस प्रकार से यदि इस धनात्मक कोलाइड में यदि हम ऋणात्मक कोलाइड मिलाते हैं तो इसका स्कंदन होता है। तो स्कंदन की जो क्षमता है सबसे ज्यादा इसमें होता है और सबसे कम इसमें होता है। इसका मतलब इसको कम मिलाना पड़ेगा, इसको अधिक मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर आवेश से देख सकते हैं, यहाँ पर 3 आवेश है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो इस प्रकार से जितने ज्यादा उसमें आवेश होंगे उसका स्कंदन शक्ति या स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार से ये होता है हार्डी-सुलज़ेन का नियम और ये नियम है स्वर्ण संख्या पर आधारित। अब आता है विद्युत कण संचलन। तो विद्युत कण संचलन में अभी आपने देखा ये जो है विद्युत कण संचलन है। विद्युत आवेश की उपस्थिति में जो कोलाइड आयन होते हैं विपरीत आयन की ओर गति करते हैं।
इसके बाद है वन हो गया टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव फैराडे ने सर्वप्रथम उसका प्रयोग किया, लेकिन बाद में उसका विस्तार से 1869 में टिंडल ने अध्ययन किया, और अध्ययन करने पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि मान लीजिए जैसे कोई भी कमरे हैं, यदि मान लीजिए उसमें कोई छेद है या खिड़की है और उसमें जो प्रकाश आ रही होती है, उस प्रकाश को यदि हम देखते हैं तो प्रकाश को देखने पर हमें लगता है कि धूल के कण इधर उधर बेतरतीबी से गति करते रहते हैं हमेशा, लेकिन जैसे ही प्रकाश के हट कर देखें तो हमें वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। तो वहां पर भी वो गति रहता है, लेकिन प्रकाश के माध्यम से वो दिखाई देता है। उसी प्रकार से टिंडल ने एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हैं। एक कोई भी सिगरेट का धुआं या कोई भी धुआं एक बोतल में बंद कर दीजिए। मतलब धुआं जो है ये कोलाइडल विलयन है। धुआं का मतलब उसमें जो धूल या कार्बन के जो कण होते हैं हवा में तैरते रहते हैं, और उस धुएं को एक आपका कांच का जार है उसमें भर लिए। अब उसको हम लेंस के माध्यम से प्रकाश केंद्रित करने के लिए, ये आपका उत्तल लेंस है, यहाँ से प्रकाश हम डालते हैं, और ये जो प्रकाश है हम यहाँ से इस प्रकार से केंद्रित होकर इस प्रकार से ऐसा फैलता है, यहाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो शंकु बन रहा है, तो प्रकाश की जो दिशा है उसके लंबवत, देखिए प्रकाश की दिशा ये है, ये सीधी रेखा है, और उसके लंबवत है आपके 90 डिग्री पर है। यदि हम यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी या खाली आंख से देखें तो यहाँ पर शंकु के आकार का हमें एक चमकीला भाग दिखाई देगा। जिस प्रकार से जैसे धूल के जो कण होते हैं वो आपका चमकीला दिखाई देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो शंकु के आकार देख रहे हैं आप, तो शंकु जैसे दिख रहा है, तो शंकु के आकार का एक चमकीला भाग दिखाई देता है। और इस प्रकार का व्यवहार सभी विलयनों पर नहीं होता, ना तो आपका निलंबन में होगा और ना ही वास्तविक विलयन में होगा, ये सिर्फ कोलाइडल विलयन में होगा। तो इस प्रकार के ये जो प्रभाव है उसको हम बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अभी जो टिंडल प्रभाव है, हमें मान लिया आपका यहाँ पर वास्तविक विलयन रख दें, वास्तविक विलयन जैसे मान लिया पानी में नमक घोल दें और यहाँ पर रख दें, और उसको हम देखें तो यहाँ पर हमें आर पार दिखाई देगा, कोई भी टिंडल या कोई भी चमकीला भाव दिखाई नहीं देगा। तो इसका कारण ये होता है कि उसके जो प्रकाश होते हैं, जो कोलाइडल विलयन जो होते हैं, कोलाइडल विलयन के आकार बड़े होते हैं, इस कारण से उसे प्रकाश टकराते हैं, और टकरा कर एक दूसरे से टकराते रहते हैं, और टकराने के बाद चमकीला दिखाई देता है, और उसको हम एक टिंडल के रूप में यहाँ पर दिखाई देता है, जो हम 90 डिग्री पर देख सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है 90 डिग्री जो देख रहे हैं उसी में आपको दिखाई देगा। इधर देखेंगे तो आपका एक चमकीला भाग, ये चमकीला जो यहाँ से देख रहे हैं ये आपको यहाँ से दिखाई नहीं देगा। तो ये ध्यान रखना है कि इसका दिखाई जो है 90 डिग्री पर ही आपको देगा। तो इस प्रकार के जो प्रभाव है ये आपका टिंडल प्रभाव है। इसके बाद आता है स्कंदन। स्कंदन स्कंदन का मतलब ये है कि जैसा अभी मैं बताया कि स्कंदन मतलब होता है जो छोटे छोटे जो अणु होते हैं वो संघनित होकर या जुड़कर बड़े अणु का निर्माण करते हैं। उसको हम समझेंगे आम भाषा में, जैसे मान लीजिए आपका दूध होता है जिसको हम पायस कहते हैं, और पायस जो है द्रव द्रवप्लाइन होता है। द्रव में द्रव मतलब परिक्षिप्त प्रवस्था भी द्रव है और परिक्षेपण माध्यम भी द्रव है।
और जो माध्यम है वो जल होता है और प्रवस्था है वो आपका घी होता है, छोटे छोटे बूंदों के रूप में होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हम तेल में जल मिलाएं या जल में तेल मिलाएं, तो होता क्या है, और उसको हम अच्छी तरह से हिला दें तो छोटे छोटे बूंदे के रूप में बिखर जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वैसे रखे रहने पर तेल का सतह अलग और जल का सतह अलग हो जाता है। अब उसमें हम क्या करते हैं, साबुन का घोल डाल दें। साबुन जिसको हम बोल सकते हैं C17H35 COONA, या डिटर्जेंट कह सकते हैं CH3 CH211 SO3ON। ये सल्फेट लवण है और ये कार्बोक्सिलिक लवण है। तो ये साबुन है, ये साबुन का सूत्र हो गया, और ये होता है अपमार्जक या जिसको बोलते हैं डिटर्जेंट। तो देखिए फिर से पानी लिए, पानी में थोड़ा तेल डाल दिए और उसको अच्छी तरह से हिला दिए। हिलाने पर तेल की छोटे छोटे बूंदे जो है जल बिखर जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर से तेल ऊपर आ जाएगा और पानी आपका नीचे 2 लेयर बन जाएंगे। अब उसमें साबुन या अपमार्जक मिला देते हैं। तो साबुन या अपमार्जक मिलाने से होता क्या है कि तेल के चारों तरफ साबुन का एक औरक्षात्मक परत बन जाता है। औरक्षात्मक परत, ताकि एक तेल के अणु दूसरे अणु के संपर्क में नहीं रहता या टूट जाता संपर्क, और तेल के जो अणु होते हैं वो दूर दूर रहते हैं। इस प्रकार से जो है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पायस। तो इसी प्रकार दूध में जो है लेटेक्स, दूध में जो होता है लैक्टिक एसिड, जो पायसीकारक पदार्थ के अंतर्गत काम आता है। और ये पायसीकारक पदार्थ जो होता है जो तेल और जल को पृथक पृथक रखता है। तो पायसीकारक पदार्थ बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो इन प्रवस्थाओं में एक और अक्षात्मक परत बन जाता है और दोनों को अलग अलग रखते हैं, ताकि उसके जो अणु होते हैं एक साथ ना जुड़ पाए, और जब एक साथ नहीं जुड़ेंगे तो वो अलग अलग रहेंगे और उसके 2 सतह नहीं बनेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो है पायसीकारक पदार्थ होता है। तो जैसे मान लीजिए दूध में, जैसे हम मान लेते हैं उसमें गर्म दूध में यदि हम खटाई डाल दें या नींबू का रस डाल दें तो पनीर बन जाता है, फट जाता है, यानी कि उसका एक कह सकते हैं स्कंदन हो जाता है। तो उसी प्रकार जो है स्कंदन होता है। तो जो कोलाइडिक विलयन होते हैं, उस कोलाइडिक विलयन में यदि हम उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है और वो जो है उसका अवक्षेप प्राप्त होता है। जिस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आयरन क्लोराइड है FeCl3 है, इसका ये जो है FeCl3 है, और यदि हम उसमें जल मिला देते हैं, गर्म जल मिला देते हैं तो ये बन जाता है FeOH थ्राइस, और ये हो जाएगा CHCl। तो देखिए यदि हम आयरन क्लोराइड में जल मिला देते हैं तो ये आयरन हाइड्रोक्साइड का भूरे लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, स्कंदित हो जाता है, और ये आपका स्कंदन होता है। इसके पहले भी और बता चुका हूँ, जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड है AH2O3 है, उसमें H2S गैस प्रवाहित कर देते हैं तो ये भी AH2S3 प्लस तो इस प्रकार से ये पीला अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। ये आपका होता है स्कंदन। अब स्कंदन जो होता है
आगे हम लेते हैं पेप्टीकरण, और ये पेप्टीकरण जो होता है जस्ट अपोजिट होता है स्कंदन का, अर्थात इसके बड़े अणु टूटकर छोटे अणु में बदलने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो कहलाता है पेप्टीकरण। धन्यवाद।